स्वागत है आप सभी का बजिंग न्यूज पर। एक नजर डाल लेते हैं बाजार के ताजा हाल पर। इस वक्त अगर निफ्टी के करंट लेवल्स को आप देखें तो 8619 के करीब निफ्टी कर रहा है कामकाज। दिन के निचले स्तरों के ही करीब है। साथ ही आप देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर जो आज देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक और सेंसेक्स में भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में करीब 160 पॉइंट्स की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स इकलौता ऐसा इंडेक्स है जहां पर हरे निशान में इस वक्त कामकाज हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अभी प्रेशर फ्लैटिश टोन पर नेगेटिव टोन के साथ ही कामकाज यहां पर होते हुए नजर आ रहा है। फिसल कर जो निफ्टी है 8600 के करीब पहुंचता हुआ इंटरडे पे नजर भी आते हुए नजर आए। साथ ही आप सेंसेक्स को देखेंगे तो 28,000 का स्तर भी आज सेंसेक्स ने तोड़ा इंटरडे में। WPI महंगाई दर करीब करीब 2 साल की ऊंचाई पर है, जिसकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर बिल्डअप होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सीधा चल लेते हैं न्यूज रूम सुमित के पास और जान लेते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं और शेयर्स हैं जहां पर इस वक्त बजिंग एक्शन देखने को मिल रहा है। बताइए सुमित। शुक्रिया साक्षी। देखिए अब लगातार जो इन फोकस में ग्रुप है वो तो है एबी ग्रुप। पूरे ही आदित्य बिरला ग्रुप में स्पेशली मर्जर की खबरों के बाद से लगातार ही न्यूज़ फ्लोज बने हुए हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि छोटे निवेशक जो हैं वो शायद इसके अगेंस्ट में, इस डील के अगेंस्ट में जाते हुए दिखाई पड़ेगी। काफ़ी हद तक उनके फेवर में नहीं है ये डील, तो उसका एक इम्पैक्ट भी है तमाम स्टॉक्स के ऊपर। आप एबी नुवो को देखें, ग्रासिम देखें, एबी मनी देखें, आइडिया को छोड़ के बाकी सभी शेयर लाल निशान में कामकाज कर रहा है, सभी में दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फार्मा के लिए आज काफ़ी मेजर दिन रहा, चाहे आप कैडिला को देख लें, ऑरोबिंदो देख लें, सन फार्मा देख लें। कैडिला के लिए परफेक्ट जो खबर आई है वो ये कि USFDA से EIR मिला है और EIR जो इनकी चंगोदर इकाई है उसको लेकर मिला है, तो एक अच्छी खबर। हालांकि रिएक्शन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छी खबर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। ना केवल कि क्या रिएक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है ऑरोबिंदो फार्मा के अंदर भी या सन फार्मा के अंदर भी, लेकिन इनको भी USFDA तरफ से कुछ अप्रूवल आते हुए दिखाई पड़े हैं, तो इन सभी कंपनियों पर आपको नजर रखनी होगी। इसके अलावा OMCs के चंक पे नजर रखिए जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। 1 रुपये के आसपास की कटौती की गई पेट्रोल की कीमतों में और डीजल में भी करीब करीब 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। हालांकि रिएक्शन यहाँ भी काफ़ी हद तक नकारात्मक है। करीब 1% के आसपास बढ़त देखी जा रही है IOC में, जबकि कुछ गिरावट की उम्मीद लगाई जाती थी इस पूरी खबरों के बाद। इसके अलावा मिड कैप में कुछ और अगर कंपनी की बात करें जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है, तो उसमें DV स्लैब है, कंसायन एरोलैक है, रिलायंस कैपिटल नंबर्स के बाद है, क्रिसिल है, हेवल्स है, जहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सभी शेयर में करीब करीब 2 से लेकर 7% तक का उछाल भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस पूरी जानकारी के लिए और सभी सेक्टर्स और शेयर्स को सम अप करने के लिए। किस तरीके का एक्शन हर एक में देखने को मिल रहा है। एक नजर और डाल देते हैं SBI के शेयर पर। यहाँ पर भी अब एक बढ़त देखने को मिल रही है और दिन के उच्चतम स्तरों के करीब ही पहुंचते हुए अब शेयर नजर आ रहा है। करीब करीब आधे फीसदी की बढ़त देखने को मिल रही है। खासतौर पर देखा जाए तो सरकारी बैंक जो NPA के संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का ऐसा मानना है कि 12 से 18 महीनों में एसेट क्वालिटी से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। We are making efforts of resolving most of the large accounts. It doesn't matter which segment. At the end of the day, wherever we have large exposure, we follow an ABC and try to see which one of the A accounts you can resolve as quickly as possible. That doesn't mean that the C accounts don't receive attention. But the fact of the matter is that, as I said, once you have classified, we need resolutions very quickly. We have a space of about 12 to 18 months in which to get it done. And we are hopeful that we will be able to manage in most of the cases where the asset is good. जी बिल्कुल, तो आपने सुना SBI के चेयरमैन को, जिनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो खराब एसेट्स हैं उनकी दिक्कतें अब 12 से 18 महीने में वो दूर करने की कोशिश है उनकी। साथ ही उनका ये भी कहना था, जिस इवेंट पे वो थी, उनका ये भी मानना था कि लोन ग्रोथ जो है उसका लक्ष्य भी FY17 के लिए वो ऊपर की ओर बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि F&O बाजार से किस तरीके के इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं। रजत भी हमारे साथ मौजूद हैं। रजत बताइए, इस वक्त जो एक्शन है वो भी अभी दायरे पे ही देखने को मिल रहा है। दबाव हमने ऊपरी स्तरों से जरूर आज मार्केट्स में देखा, तो क्या ये दबाव अभी सस्टेन रहेगा? बिल्कुल, आज दबाव है लेकिन रेंज बाउंड है। देखिए बायस नेगेटिव सुबह से ये मार्केट ऊपरी स्तरों प्रेशर झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी 50 से 70 ज़्यादातर जानकर मारने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। इसके नीचे क्लोज करते हैं तब जाके वीकनेस बढ़ जाएगी। जब तक ये लेवल 85, 70, 86 को होल्ड कर गए तो एक बाउंस बैक भी हो सकता है मार्केट्स पे। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट पे बेट लगा रहे हैं। आज प्रॉब्लम ये भी है कि 8700 और 8800 की कॉल पे ह्यूज राइटिंग देखने को मिली। 8700 की कॉल पे 16 लाख से ज़्यादा का एडिशन इंट्राडे बेसिस पे, 8800 की कॉल पे 7 लाख शेयर से ज़्यादा का एडिशन है, यानी ताज़ा राइटिंग है और ये कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर दबाव बन रहा है। इसके चलते काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट जो मैं बात कर रहा था, आज डिविस लैब परसेंटेज के लिहाज से सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक और ओपन के लिहाज से भी 11% के आसपास का इजाफा स्टॉक पे देखने को मिला। अदानी पोर्ट दूसरा स्टॉक, ये निफ्टी पे भी परसेंटेज गेनर्स में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक है और 6.5% ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन, यानी कि 16.5 लाख से ज़्यादा का एडिशन है।
उसके अलावा आर कैप एक और स्टॉक, एडीएजी पैक कंप्लीटली आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ एक रिलायंस कैपिटल ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं, 3% ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बस कर रही हैं, आज बीपीसीएल एचपीसीएल पे रिटर्न्स काफी स्ट्रांग देखने को मिला। गिरावट वाले स्टॉक्स में एबी नूवो और साथ ही साथ भारती इंफ्राटेल, दोनों स्टॉक्स पे सुबह से शॉर्टिंग है। एबी नूवो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार टूट रहा है। भारती इंफ्राटेल आज निफ्टी पे सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक भारती इंफ्राटेल ही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत इन सभी शेयर्स पर एक्शन बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर थी वो है WPI इन्फ्लेशन, जो कि करीब 23 महीने की ऊंचाई पर पहुंचती हुई नजर आई। लगातार 4 महीनों से WPI महंगाई में हम बढ़त देख रहे हैं और इस बार अगर आप देखें जो कि जुलाई की WPI महंगाई है वो 3.55% पर आई है। पिछले महीने 1.62% तक का ये आंकड़ा था और उससे ज़ोरदार बढ़त हमने ऊपर की ओर देखी है इन्फ्लेशन में। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया है वो फूड इन्फ्लेशन का आया है। खाद्य महंगाई दर अगर आप देखेंगे 11.82% पर आई है, जो कि पिछले महीने 8.8% तक की बढ़त के साथ कामकाज कर रही थी, वहां पर भी तेज इजाफा हुआ है। प्राइमरी आर्टिकल्स में अगर आप देखेंगे 5.5% से बढ़कर इस महीने जुलाई के महीने में प्राइमरी आर्टिकल्स की जो महंगाई है वो 9.38% हो गई है। सब्जियों में भी इन्फ्लेशन में बढ़त देखने को मिली है। दाल में खासकर की अभी भी बढ़त देखने को मिल रही है। 26% तक की जो इन्फ्लेशन थी पिछले महीने, वहां से महंगाई दर अब जुलाई के महीने में दालों की 35.76% तक की होती हुई नजर आई है। चीनी पर खासकर अगर आप फोकस करें तो यहां पर भी महंगाई दर बढ़ती हुई नजर आई है। चीनी की महंगाई अब 32.33% पर है जुलाई की, जो कि पिछले महीने करीब 26% तक की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही थी। इसके अलावा आप देखिए नॉन फूड महंगाई में भी एक बढ़ोतरी हुई है। 9.49% नॉन फूड आर्टिकल्स की महंगाई दर रही है, जो कि पिछले महीने 5.72% तक की थी। साथ ही आप देखिए केमिकल्स में या और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में भी एक बढ़त देखने को मिली है। यानी सभी पैमानों में बढ़त जरूर देखने को मिली है। खास तौर पर फोकस किया जाए तो फूड आर्टिकल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, इन सभी की महंगाई दर में तेज इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ लेते हैं और अब बातचीत कर लेते हैं आदित्य बिरला ग्रुप के मर्जर के बारे में। खास तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि मर्जर प्लान हो सकता है फंसता हुआ नजर आए। दरअसल LIC और यूके की एबरडीन फंड का रुख अभी साफ नहीं है। अगर इन दोनों ने मर्जर के खिलाफ वोटिंग की तो AB ग्रुप की जो डील है उसको एक बड़ा झटका मिल सकता है। क्या है ये पूरा मामला, समझ लेते हैं अंचल से। अंचल हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद भी हैं। अंचल, कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का भी जो लगातार हम व्यूज सुन रहे हैं वो यही है कि AB ग्रुप की जो डील है वो निवेशकों के लिए, खासतौर पर छोटे निवेशकों के लिए नुकसानदेह है। और अब जब ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं LIC, एबरडीन फंड जैसे, अगर ये भी नहीं करते हैं तो क्या ये डील फंसती हुई नजर आएगी? बिल्कुल साक्षी, आपने देखा, देखिए LIC की करीब 6% हिस्सेदारी है, वहीं एबरडीन भी करीब ग्रासिंग में 6% होल्डिंग रखता है, यानी कुल मिला के 12% की होल्डिंग है। लेकिन इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की हिस्सेदारी से ज़्यादा स्मॉल स्टेक होल्डर, स्मॉल इंस्टीट्यूट्स की कंबाइंड हिस्सेदारी है। करीब 50% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं ग्रासिम में। और अगर इन स्मॉल इन्वेस्टर्स की तरफ से डील को अप्रूवल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये डील पूरी तरह से अटकती हुई दिखेगी। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, देखिए ऑलरेडी जो प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म्स हैं उन्होंने अब शेयरधारकों को, छोटे शेयरधारकों को ये नोटिस जारी किया है कि ये जो मर्जर हो रहा है ये कहीं ना कहीं छोटे शेयरधारकों के हित में नहीं है और इस मर्जर को मंजूरी ना देने की सलाह दी जा रही है इन प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स की तरफ से। और जो पिछला ट्रेंड रहा है, देखिए आपको याद होगा साक्षी, पहले जो मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट को लेकर दिक्कतें आई थी, उस टाइम भी इस प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म्स ने मना किया था अप्रूवल देने से। LIC ने कहीं ना कहीं प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म्स की बात को रखा और उसी का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर आपको केन की डील का भी ध्यान होगा, जब LIC ने वहाँ पे भी मना किया था। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड यही कहता है कि शायद इस बार ये भी LIC प्रॉक्सी इन्वेस्टर फर्म्स के का ही समर्थन दें। और जिस तरह से बार बार कह रही कि डील छोटे निवेशकों के हित में नहीं है, कहीं ना कहीं ये डर बन गया है कि शायद LIC और एबरडीन जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मना कर सकते हैं मर्जर को मंजूरी देने से। और अगर वो मना कर देते हैं तो जितने भी बाकी छोटे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स हैं, जितनी भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनकी छोटी होल्डिंग है, वो भी मना करते हुए दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये डील अब खतरे में आती हुई दिख रही है। अगर LIC की तरफ से इसको मंजूरी नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं छोटे शेयरधारक भी इसके अगेंस्ट होते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंचल इस पूरी डील को अच्छे से समझाने के लिए। कहीं ना कहीं अब आप देखिए AB नूवो पर प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4% तक की वीकनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। सभी शेयर्स मोर और लेस लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं इस पूरे ही ग्रुप के। साथ ही देख लेते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। खासतौर पर देखा जाए तो आदित्य बिरला ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग के खिलाफ अब निवेशक भी खुलकर सामने आ रहे हैं। IIAS के अमित टंडन के मुताबिक ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग काफी पेचीदा है और निवेशकों को इस डील के खिलाफ ही वोट करना चाहिए।
हमने ये कहा है कि हमारा मानना है कि आपने बहुत ही पेचीदा कर दिया है। अगर आपके पास 3 या 4 बिजनेसेस हैं, सबसे अच्छा बेहतर ये रहता है कि हर बिजनेस को अलग से आप लिस्ट कर दें। इसमें उन्होंने क्या किया है कि एक कंपनी है जिसमें सीमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, अब वो टेलीकॉम की होल्ड को भी हो जाएगी, उसमें कुछ हिंडाल्को की शेयर होल्डिंग भी है। फिर उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सर्विसेज भी होल्ड करेगी। तो आप ये देखिए कि जो मार्केट में कई जगह होल्ड को डिस्काउंट पे ट्रेड करती है। इस इंस्टेंस में इन लोगों ने स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई नहीं किया है, बल्कि और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। खबर थी नहीं थी, क्या हुआ, क्या लीक हुआ, ये तो सभी ही इन्वेस्टिगेट करके कह पाएगा। पर हाँ, ये जरूर है कि मार्केट को भनक जरूर लग गई थी, क्योंकि वो शेयर प्राइस के रिएक्शन से वो लगता है। The deal does not really add on any value for the minority shareholders. In fact, जो deal है वो काफ़ी complicated है, minority shareholders के interest में तो नहीं appear कर रही है। तो we would prefer to avoid the entire deal as of now. जी, तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि जो डील है वो छोटे निवेशकों के खिलाफ है और उनको नुकसान होगा, जिसकी वजह से उनका यही मानना है कि निवेशकों को इस डील के खिलाफ ही वोट करना चाहिए। और अब ये जो डील है वो खतरे में होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल शेयर अगर आप एबी नूवो का देखेंगे तो 4% नीचे ही कामकाज कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि 31 अगस्त को NSE से 14 पेनी कंपनियां शेयर जो होंगे वो डीलिस्ट होते हुए नजर आएंगे। कौन सी है ये कंपनियां, ये जान लेते हैं। केमॉक्स केमिकल की बात करें, गणपति एक्सपोर्ट्स या फिर हैमको माइनिंग इस सूची में शामिल है, जो कि डीलिस्ट होती हुई नजर आएंगी। मनसुख इंडस्ट्रीज, मारदिया केमिकल्स, मारदिया स्टील भी इस लिस्ट में शामिल है। साथ ही मूलचंद एक्सपोर्ट्स की आप बात कीजिए, मोटोरोल, पाल प्योजर्ट और साथ ही पोनी शुगर जो कि ओडिशा की कंपनी है, ये भी डीलिस्ट होती हुई नजर आएगी। प्रूडेंशियल कैपिटल मार्केट्स, SIB इंडस्ट्रीज, साथ ही वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट भी कुछ और कंपनियां हैं जो कि अब NSE से डीलिस्ट होती हुई नजर आएंगी। दरअसल ये कंपनियां अब वाइंडिंग अप के प्रोसेस में हैं, लिक्विडेशन यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। इनके जो भी एसेट्स हैं अब रीडिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएंगे। और NSE ने इससे पहले भी 80 कंपनियों को अप्रैल में डीलिस्ट किया था, जिसके बाद अब इन सभी कंपनियों की सूची निकली है जो कि अब 31 अगस्त से डीलिस्ट होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सेबी के राडार पर अब करीब 4000 कंपनियां और भी हैं जिनकी ट्रेडिंग ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है और वो अब डीलिस्ट का जो प्रोसेस है उसे स्पीड अप करने की कोशिश में है कि कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए लेकिन आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कुछ और खबरें किस तरीके से आ रही हैं। खासतौर पर रिटेल स्पेस पर अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स पर भारी छूट को लेकर ई कॉमर्स और रिटेलर्स के बीच अब जो तकरार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर पता चली है उसके मुताबिक रिटेलर्स अब ई कॉमर्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनुराग भी मौजूद है। अनुराग, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है और खासतौर पर रिटेलर्स ने अब क्या अपने हाईकोर्ट से याचिका वापस ले ली है? रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फुटवेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी ई कॉमर्स कंपनियों के FDI निवेश को लेकर, तो उसी याचिका को अब रिटेलर्स ने वापस ले लिया और उसकी जगह अब आने वाले दिनों में रिटेलर्स जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर करेंगे। और उसका मुख्य उद्देश्य उस याचिका का ये होगा कि किस तरह से जो DIPP के नए नियम थे जो मार्च में DIPP ने लाए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, उनका एनफोर्समेंट हो। क्योंकि जो पिछले साल की याचिका थी उसमें रिटेलर्स ने कहा था कि ई कॉमर्स कंपनियों में जो FDI निवेश है उसको लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और उसी के बाद जब मार्च के अंदर DIPP ने क्लैरिफिकेशन जारी किया था और उसमें साफ साफ कहा था कि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो मार्केट प्लेस मॉडल को अपनाती है वो खुद डिस्काउंट नहीं दे सकती और भारत के अंदर जो है वो B2B बिजनेस के अंदर ही 100% FDI अलाउड है, B2C के अंदर FDI को अनुमति नहीं है। और ये जो पूरा मामला है वो वित्त मंत्रालय से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक भी गया था और दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी को निर्देश दिए थे कि वो 21 ई कॉमर्स कंपनियों में विदेशी निवेश को लेकर जांच करे। लेकिन जब मार्च के अंदर DIPP ने एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया था तो उसके बाद जो रिटेलर्स का जो पक्ष था वो कमजोर हो गया था, क्योंकि उनकी मांग थी कि FDI नियमों में सफाई को लेकर थी। लेकिन जो अब ये मांग है रिटेलर्स कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो लेके जाएंगे कि नियम तो आ गए लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हो, उनका एनफोर्समेंट है वो सरकार निश्चित करे। और इसी को लेकर अब रिटेलर्स ने पूरी तरह से मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट जाने का और नई याचिका दायर करेंगे जो DIPP के नियम थे उसको एनफोर्समेंट को लेकर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप देखिए रिटेलर्स और रिटेलर्स के जो बीच का तकरार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब रिटेलर्स सुप्रीम कोर्ट भी अपनी याचिका को लेकर जाएंगे और देखना होगा कि किस तरीके से इस तरीके के फैसले आते हैं।